हेलो चारुस्मिता। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। शेयर। दिख रहा है चारुस्मिता स्क्रीन? यस मैम। हाँ। चलो स्टार्ट करो, इसको रीड करना।
I'm reading to Okay. The first question is from the passage. It can be inferred that कौन सा ऑप्शन होगा? option B. Yes, करेक्ट. फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है वो. यही होगा इसका आंसर. It is evident that for solving cases, Father Brown relies largely on. Not all of the above. नहीं, सब तो नहीं है. Option A. हाँ देखो, यहाँ पर फादर ब्राउन के बारे में ना दिया हुआ है. Father Brown, who relies on his extraordinary power of sympathy and empathy that enables him to imagine and feel as criminals do. ठीक है, तो ए ही होगा क्योंकि इतना ही दिया हुआ है. बाकी बी देखो, अ सिंपैथेटिक अप्रोच टुवर्ड्स वेरियस पीपल्स ओपिनियन. ऐसा तो नहीं दिया है कि वो किसी के ओपिनियन सुनते हैं और फिर उसको सिंपैथेटिक अप्रोच रहती है उनकी. अ डिडक्टिव एनालिसिस ऑफ द क्राइम एंड हिज एबिलिटी टू सिंपैथाइज. तो ये ना घुमा के दिया गया है. ये उसका आंसर नहीं है जो यहाँ पैसेज में जिस बारे में बात की गई है. तो ए बिल्कुल मेल खाता है और ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द थ्री डिटेक्टिव्स मेंशन्ड इन द पैसेज, which one of these would be non-essential for solving criminal cases. अब यहाँ कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं, इसमें से कौन सी क्वालिटी नॉन एसेंशियल है डिटेक्टिव्स के लिए? Forgiving nature. यस, एग्जैक्टली. बाकी चीजें बिल्कुल सही है. ठीक है. In order to solve cases, Poirot uses the art of dash the narratives that he has been told. I'm detecting and analyzing the missing links. Yes, यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में ये जो बात हो रही है यहाँ पर हरक्यूल पोयरो की. ठीक है, ये एक फिक्शियस करेक्टर है. एगा एगथा क्रिस्टी जो थी वो राइटर थी, तो उन्होंने इस करेक्टर को क्रिएट किया था. यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि ही लिसन्स फॉर credibility and ambiguity. He identifies why and how the pieces of the jigsaws don't fit together. Ultimately, he uncovers the truth. Okay. Next, the word incorrigible is the antonym of इनकॉरिजिबल का क्या मतलब होता है. उसके बाद हम एंटोनिम की बात करेंगे. इनकॉरिजिबल का क्या मीनिंग है? जो वैसी टाइप का हो, like not in proper way. A person who cannot be changed. जिसको आप बदल नहीं सकते, जो जैसा है वैसे ही रहेगा. ठीक है, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो. अब यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं. पहला है हैबिचुअल. ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्वालिटी होती है कि वो इतने हैबिचुएटेड हो चुके होते हैं कि वो आप उनको सुधार नहीं सकते. दूसरा है अनपरफॉर्मेबल, तो ये भी कहीं ना कहीं इनकॉरिजिबल के साथ ही जाएगा.
अब बचे दो अ, जो वर्ड्स हैं, वो एक है रिपेंटेंट और एक है इनक्योरेबल। तो जैसे कि आपको इनक्योरेबल तो पता ही रिपेंटेंट। होगा। हाँ, तो इनक्योरेबल ऑप्शन क्या सी। होता है? जिसको सुधार नहीं, मतलब ठीक नहीं हो सकता, जो जिसका मर्ज ठीक नहीं हो सकता। पर ये रिपेंटेंट क्या है? मतलब someone who regrets his decision और उसको लाइक चेंज करना चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली में रिपेंटेंट का मतलब होता है जो रिपेंट करता है, जो पश्चाताप करता है, हु सेज दैट दे आर सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग दे हैव डन। ठीक है, जो रिपेंट करे, जो क्राई करे कि मेरे से गलती हो गई ना, तो ये उसका एंटोनिम है। ओके, नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 2, इसको देखो। Now reading ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड एब्जॉर्ब्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ कुड बी बेस्ट रिप्लेस्ड बाय। ऑप्शन ए engrossed। यस, वेरी गुड। The word careered in the first paragraph is closest in meaning to move speedily। option number C, kiddie. ऑप्शन सी। Okay, correct. Okay, next है, the author refers to Paul's journey as a mad little journey because इट वाज एन इनसिग्निफिकेंट जर्नी। थोड़ा जोर से बोलो, क्या? It was, मतलब ऑप्शन ए इट वाज एन इनसिग्निफिकेंट जर्नी। अच्छा, ऑप्शन ए बोल रही हो, इट वॉज एन इनसिग्निफिकेंट जर्नी। ओके, तो कैसे लग रहा है आपको कि ऐसा होगा? हाँ, मतलब कि इनसिग्निफिकेंट जर्नी कैसे लग रहा है? मतलब वो एक टॉय हॉर्स राइड करता था तो वो कहीं पहुंच तो नहीं पाया तो इनसिग्निफिकेंट था। ओके, एक्चुअली में एक सेकेंड, यहाँ पर जो वर्ड्स जिस प्रकार से उसको बता रहे हैं, मतलब वो इनसिग्निफिकेंट कैसे हो सकता है? मतलब ये हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बोल सकते हैं? मतलब यहाँ पर जो पैसेज में दिया है कि
मैड लिटिल जर्नी। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा ना। मतलब जैसे पैसेज की शुरुआत होती है, लिखा हुआ है वेगली, चाइल्डिश वे। ठीक है, और एब्जॉर्ब्ड, टेकिंग नो हीड ऑफ अदर पीपल। और यहाँ पर आगे देखो, ही वॉन्टेड लक, ही वॉन्टेड इट, ही वॉन्टेड इट। मतलब यहाँ पर आपको ये जो शुरुआत के जो वर्ड्स हैं यहाँ पर जिस प्रकार से एक्सप्रेस किया गया है, क्या लग रहा है कि वो एक एक ऐसी जर्नी कर रहा है कि वो इनसिग्निफिकेंट है, या फिर उस वो सिली एफर्ट कर रहा है। मतलब जैसे नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है रिडिकुलस, सिली है, अनरीजनेबल है, या फिर उसके अंदर एक पैशन है, या फिर सिंपली प्यूरल है, यानी इमेच्योर। देखो यहाँ पर तीन ऑप्शंस ऐसे हैं, ए, बी और डी, जो उसके नेगेटिव टोन दिखाते हैं। तो अगर मान लो अ मैड लिटिल जर्नी को हम लोग नेगेटिव बोलते तो फिर कौन सा चुनोगे आप? आपने ए बोला, तो बी भी तो फिर वही हुआ, और डी भी। लेकिन ये जो पैसेज है ना, यहाँ पे जब मैंने अभी आपको बताया कि एक जिद है उसके अंदर, ही वॉन्टेड लक, ही वॉन्टेड इट, ही वॉन्टेड इट, आगे भी है और बहुत सारी चीजें हैं। नाउ टेक मी वेयर देयर इज लक, नाउ टेक मी। तो एक्चुअली में उसके अंदर एक पैशन रिवील होता है। और ये जो वर्ड है परसीवियरेंस का मतलब है एक कंटिन्यूड एफर्ट। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप मैड को नेगेटिव वे में लोगे, क्योंकि जिस प्रकार से पैसेज में उसके लिए वर्ड्स यूज हुए हैं, तो उससे उसका पैशन तो शुरू में ही क्लियर हो गया है, और बाद में वो रुकता नहीं है, लगातार एफर्ट लगाया जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि कंटिन्यूड एफर्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ए, बी और डी तीनों ही नेगेटिव टोन है। क्लियर हुआ आपको? यस मैम। हाँ, तो इसका आंसर है सी। ठीक, तो हमको अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है तो जहां पर वो दिया होता है ना, हमको वहीं पे जाके उसको रीड करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो बात बोली गई है, तो हमको थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर सभी एक ही जैसा बोल रहे हैं तो फिर दाल में कुछ काला है, ऐसा आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑथर्स मेन पर्पस इन द पैसेज? अब मेन पर्पस जो होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, ये एक ग्लोबल क्वेश्चन है। पूरे पैसेज को रीड आउट करने के बाद ही आप मेन पर्पस को कंफर्म बोल सकते हो कि यही इसका मेन पर्पस है, मेन आर्ग्यूमेंट है, या मेन आइडिया जो भी है। तो यहाँ पर आपको मैंने शुरुआत में जो बताया उसको ध्यान में रखते हुए आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन बी, टू रिवील द पैशन एंड परसिवरेंस। हाँ, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हो आप, टू रिवील द पैशन एंड परसीवरेंस दैट वन नीड्स टू अचीव एनीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला, टू एक्सप्लेन हाउ चाइल्डिश अ ग्रोइंग मैन कैन बी, तो ये नेगेटिव टोन है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। बी बिल्कुल ठीक लग रहा है, और सी है टू एक्सप्लेन हाउ वंस प्यूरल वेज कैन अफेक्ट दोज अराउंड अस। तो ये भी एक नेगेटिव सी टोन है कि मतलब वो दिमाग नहीं लगा रहा है और चाइल्डिश एक्ट्स कर रहा है। पर यहाँ पे एक ऑप्शन और है, डी, टू रिवील द मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन ऑफ अ यंग माइंड। अब इस इन दोनों में अम, कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा? मतलब बी ले लें, टू रिवील द पैशन, क्योंकि बी और डी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ बात का अंतर है बस। बी बोल रहा है कि उसके अंदर पैशन और परसीवरेंस है, जो हमने ऑलरेडी एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है, मैड लिटिल जर्नी का मतलब तो यही है, दैट वन नीड्स टू अचीव एनीथिंग। ठीक है, और डी है टू रिवील द मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशन। कौन सा होगा? मैम जैसे कि यंग कौन सा माइंड का होना चाहिए? थोड़ा
ऑप्शन बी होना चाहिए क्योंकि इसमें यंग माइंड का दिया है, और जो उसकी मदर का हाँ एक लाइन है, यू आर नॉट अ वेरी लिटिल बॉय एनी लॉन्गर, तो यंग माइंड तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, तो बी के मुकाबले डी और बेहतर है, तो इसीलिए हम लोग बेस्ट को चूज करेंगे। बी भी गलत नहीं है, पर डी और अच्छे से बताता है कि यंग माइंड की भी बात हो जाती है, इसीलिए हम डी लेंगे। वेरी गुड। ठीक है। हाँ, फिफ्थ, according to the author, Paul is seeking inwardly for luck, which means, इसका क्या मतलब होता है? मैम, पॉल इज सीक्रेटली लुकिंग फॉर लव। नहीं, एक्चुअली में यहाँ पर जैसा लिखा है वैसे ही उसका मतलब है। सीकिंग इनवर्डली मतलब अपने अंदर झांकना। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, पॉल इज ट्राइंग टू फाइंड लक इन हिज रूम, पॉल इज सीक्रेटली लुकिंग फॉर लक, ये तो क्लियर नहीं करता, थोड़ा वेग है ये। और दी इन हिज एंडेवर टू फाइंड लक, पॉल इज नॉट सीकिंग एनीवन्स हेल्प, नहीं, ये भी डिफाइन नहीं करता क्वेश्चन को जो आंसर हमको चाहिए। पॉल इज ट्राइंग टू फाइंड लक बाय लुकिंग विद इन हिमसेल्फ, यही उसका क्लियर आंसर है। उसका मीनिंग सिंपली यही निकलता है, और कुछ भी नहीं है। वो अपने अंदर ही झांक रहा है कि लक कैसे ढूंढे। तभी वो किसी से बात भी नहीं कर रहा ना, कुछ डिस्कशन नहीं करता, कुछ नहीं बोलता वो। ओके, पैसेज नंबर 3 देखिए।
Yes, I'm reading done. Okay, so the first question, if if is right, which of the following statements is true? Option D. ओके, ये कहाँ मिला आपको, कैसे लगता है आपको कि यही होगा? वो लाइन है ना, टू गिव अ थिंग अ नेम, अ लेबल, अ हैंडल, टू रेस्क्यू इट फ्रॉम यस, एनोनिमिटी। वेरी गुड, यही है। हाँ, बिल्कुल सही। इनटू बीइंग, यही है, इसी से पता चलता है कि यही है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग applies to if? He has a habit of speaking in synonyms. Yes, he has a habit of speaking in synonyms. This means that if gives a number of examples of a similar type, ना इसीलिए इसको ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। Which of the following most accurately describes what the underlined sentence means in the context of the passage? And option A, do not restrict your knowledge. Only to what you can physically see. Yes, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन है एक्सेप्ट एवरीथिंग यू सी अनक्रिटिकली, ट्रस्टिंग योर सेंसेस इज अ रेसिपी फॉर सक्सेस, लर्न नॉट टू अप्रिशिएट व्यू पॉइंट्स अदर देन योर ओन, ये उसको नहीं क्लियर करता ना, इसीलिए ए होगा। All the words below are related in meaning except, Option D, candor. yes, और उसका क्या मतलब होता है? To look for. टू लुक एट समथिंग, किसी चीज को देखना। ठीक है, जबकि लेविटेट, फ्लाई, होवर ये सब उड़ने के लिए है। जैसे लेविटेट का मतलब होता है टू स्टे इन द एयर, और होवर का मतलब होता है टू स्टे इन द एयर इन वन प्लेस। ठीक है। What does fabulous means in the passage? Unbelievable. नहीं, आप देखो ना वो सेंटेंस, एक्चुअली में पैसेज में पूछ रहा है ना। मैम, एंड mythical. as well as birds there were fabulous winged creatures out of legends, तो legends तो मिथिकल ही रहते हैं ना, तो यहाँ पर आ, ये मिथिकल ही है। ठीक है। और बाकी जो है एनॉर्मस मतलब वेरी बिग, वो तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता, वेरी गुड और अनबिलीवेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, पैसेज नंबर 4 देखो।
आई एम रीडिंग हो गई। ओके। Which of the following can describe the behavior of Tom and his friend in the car? ऑप्शन ए प्यूरल। Yes, puerile ही है क्योंकि silly और immature टाइप का था. ओके. Idiosyncratic का मतलब होता है unusual या strange, तो वो मैच नहीं होता. नेक्स्ट है, which of the following best describes the author's reaction to the behavior of Tom and his friend? ऑप्शन सी इंक्विजिटिव। Inquisitive का मतलब होता है curious, तो क्या वो लोग curious दिख रहे हैं? मतलब उनका जो कंपैरिजन है वहां पर जो है किया गया है पपीज, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वो लोग कुछ गेम टाइप खेलते हैं ना, मतलब चाहे उसका कुछ भी नतीजा हो लेकिन उनको प्ले करना है. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना, उसमें एक वर्ड है इंडल्जेंस. इंडल्जेंस का मतलब होता है डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय इवन इफ इट हैज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये मैच होता है ऑथर का रिएक्शन कि कैसा बिहेवियर है उसके फ्रेंड के साथ. ठीक है, तो इंक्विजिटिव नहीं होगा. नेक्स्ट, which of the following was mentioned as a reason for the policy of the house not being built for another 5 years? ऑप्शन बी सम पीपल में टेक एडवांटेज। हाँ, बिल्कुल सही. इसीलिए यहाँ पर इट्स पॉलिसी नॉट टू रिबिल्ड फॉर 5 years ना. ही reiterates. तो ये है क्योंकि इसका रीजन यही है कि some people may take advantage of such a scheme to bring down their house so that a new one can be built. इसीलिए. और बाकी जो ऑप्शन है जैसे ए है everyone will destroy their house, तो डेफिनेटली वो पॉलिसी का रीजन नहीं है, वो ये बता रहा है कि टेंडेंसी बता रहा है क्या लोग सोच सकते हैं. और इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन एंड प्लान्ड सबोटाज. तो ठीक है, ये ना एक्सप्लेनेशंस हैं, मतलब कि क्या कारण है कि पॉलिसी ऐसी बनाई गई है, पर ये उसका आंसर नहीं है. हाउस ओनर्स कैन कोल्यूड विद द ऑफिशियल्स एंड इंडल्ज इन माल प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन उसका एकदम करेक्टली आंसर देता है. Which of the following best describes the tone of the author from the last sentence? I had no idea grass could grow so quickly. हम रूमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, ruminating का deeply think, to think deeply and carefully about something. आई गेस ऑप्शन बी रूमिनेटिंग। हाँ, क्योंकि सॉम जो है सॉम, ये वर्ड सैड और सीरियस. ठीक है, और फ्रिवलेस का मतलब होता है सिली, नॉट सीरियस, और मेलनकली का मतलब भी सैड होता है, फीलिंग ऑफ सैडनेस. तो यहाँ पे रूमिनेटिंग वर्ड जो है केवल वही मैच हो रहा है टू डीपली थिंक अबाउट समथिंग. इसीलिए कोई ऐसा सेंटेंस बोलेगा कि मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं था कि इतना, मतलब क्योंकि वो कितना सोच रहा है उसके बारे में, तभी वो ऐसा बोलेगा. ओके. Which of the following is closest in meaning to the word riot as given in the first paragraph? लाउड एंड नॉइसी एनवायरनमेंट। नहीं, an enjoyable experience. हाँ, उसने तुलना की ना पपीज के साथ, इसीलिए an enjoyable experience. ठीक है. ओके. पैसेज नंबर 5, इसको देखिए.
I'm reading them. First question. The author's brother nods his head with vigor. Select the closest meaning of this term. Nod head with energy. यही है. According to the given passage, what was the reason behind the death of the author's mother? Insufficient information. Yes, insufficient information. बिल्कुल सही. The information given in the passage indicates which of the following? The gender of the author is female. Yes, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इज लोनर लाइक ए सिस्टर. उससे क्लियर हो जाता है. सही है. What is the author suggesting by pointing out that worms nod? Option B, the author signifies that probably her mother is happy. Yes. क्यों लगता है लेकिन ऐसा आपको? बी होगा. Like the worm say, I am much better than she had ever been anyway. हम्म. ओके. और कुछ लगता है? क्योंकि उनकी मदर जो थी जीते थी तो नहीं खुश थी. ऐसा लगता है ना पैसेज से कि वो बहुत इरिटेटेड थी और वो बिहेवियर भी अच्छा नहीं था उसका इन लोगों के प्रति. है ना. अब क्योंकि वो नहीं है तो यहाँ पर एक चीज ये है कि पहला है कि द वॉर्म्स नॉट बाय सीइंग द टू सिबलिंग्स एंजॉय. देखो वॉर्म्स के पास इतनी ब्रेन नहीं होती. तो अगर ऑथर इतना बड़ा पैसेज लिख रहे हैं तो वो ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहेंगे कि तो वॉर्म्स नॉट बाय सीइंग द टू सिबलिंग्स एंजॉय. वो एंजॉय कर रहे हैं और वॉर्म्स नॉट कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता. इलॉजिकल है. सी है द वॉर्म्स आर हैप्पी दैट दे आर एबल टू फीड ऑन द मदर ऑफ द ऑथर. तो ऐसा भी नहीं सोचेगा वॉर्म. ठीक. ये भी सही नहीं है. लॉजिकल है. डी द ऑथर इज पॉइंटलेसली ट्राइंग टू सजेस्ट दैट हर मदर इज अलाइव. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ऑथर ऐसा बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करना चाहते. तो ए सी और डी इलॉजिकल है. लेकिन बी क्यों बोल रहा है वो? क्योंकि मदर जो थी जब तक जिंदा थी वो कभी खुश नहीं थी और अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उसको उन प्रॉब्लम्स से मुक्ति मिल गई है. तो वो अब खुश है कि मेरे बच्चे ठीक हैं. ठीक है. यहाँ पर इस प्रकार से. और जो क्लोजिंग कर रहे हैं अगर पैसेज की क्लोजिंग में ये वाली बात उन्होंने बोली है द वॉर्म्स नॉट टू. तो यहाँ पर वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं कहना चाहते क्योंकि अब जो व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलना सही नहीं होगा. ठीक है. तो ये इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन मुझे लगी है कि ऐसा ही है. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रैम्पल? Option B. यस. उसका मीनिंग यही होता है. टू वॉक ऑन समबडी एंड डैमेज इट. ठीक है. ओके. ओके. पैसेज नंबर 6 देखो.
मैम रीडिंग डन। Okay. So the first question is, why would Thetis hold a lifelong grudge against Odysseus? ऑप्शन डी, Thetis tried to hide Achilles from the Greeks. Yes, yes, बिल्कुल सही। ठीक है, वैसे ही दिया हुआ पैसेज में। Which of the following would be an accurate description of Thetis? ऑप्शन ए, a sea nymph married to a man she did not respect. Yes. लेकिन ये कैसे लगता है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यही ऑप्शन होगा? मैम बिकॉज ऑप्शन बी में शी वॉज मैरिड टू अ नेरिड दिया है, विच इज नॉट ट्रू, वो दिया हुआ है। ठीक है। और अननेरिड, वो खुद नेरिड तो थी नहीं। हम्म। हाँ ऑप्शन ठीक है, ए। बिल्कुल सही। और ये हो नहीं सकता। गुड गुड। ओके। Which of the following can be inferred from the passage? ऑप्शन डी, Thetis felt anger and shame for being unable to protect her son. एंगर और शेम से भी ज्यादा एक और चीज डिस्कस हुई है कि बेटे को किसने मारा। क्योंकि जो थर्ड और लास्ट पैराग्राफ है वहां पर उसकी डेथ की ही बात हुई है। मतलब देखो, थ्रू आउट द पैसेज जो ओपनिंग लाइंस है आप देखो, यहाँ पर साफ पता चलता है कि अकीलस के लिए उसकी माँ जो है थेटिस वो रो रही है, जिससे साफ समझ आता है कि वो बहुत दुखी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो वो दुखी पहले भी थी। शी हैड वेप्ट लॉन्ग बिफोर ही वॉज बोर्न। एक तो ये है ना। इसके बाद यहाँ पर इस पैसेज में ये भी पता चलता है कि उसका जो बेटा होगा वो हाफ मॉर्टल होगा, क्योंकि उसके हस्बैंड मॉर्टल हैं और वो खुद इमॉर्टल है। तो उसका बेटा हाफ मॉर्टल होगा। और यहाँ पर प्रोफेसी दैट हैड फोरटोल्ड दैट थिटिस सन वुड बी ग्रेटर देन हिज फादर। यहाँ पर उसको साफ समझ में आ जाता है कि बहुत इश्यूज तो रहेंगे। ठीक। अब इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में हम आते हैं, तो यहाँ पर ना दुख उसको सिर्फ उसके जाने का नहीं है, वो बहुत पहले भी दुखी थी। शादी के बाद से दुखी थी, क्योंकि उसकी एक मॉर्टल मैन से शादी हुई। इसके बाद यहाँ पर जब सेकेंड पैराग्राफ शुरू होता है, जो ओपनिंग लाइंस है, शी हैड ऑलवेज नोन दैट हर सन वुड कॉज हर ग्रीफ। उसका बेटा दुख लेके आएगा। और यहाँ पर शी डिस्पाइज द मॉर्टल ब्लड ऑफ हर हस्बैंड। मतलब डिस्पाइज मतलब हेट करती थी वो, यानी उसको अपना हस्बैंड पसंद नहीं है, दुखी है वो उस कारण से। तो यहाँ पे दुख तो हस्बैंड के कारण भी है, लेकिन बेटे के बारे में पूरा समय डिस्कशन हुआ है। यहाँ पर वो बोलती है, आ, ये देखो, यहाँ पर देखो, शी न्यू हैड ऑलवेज नोन दैट इज अकीलिस वेंट टू ट्रॉय, ही वुड नॉट रिटर्न होम। यहाँ पर एक बात हमें और पता चल रही है कि उसको पहले से अंदेशा था कि उसका बेटा चला जाएगा। दुखी तो वो शादी के टाइम से थी या उससे पहले भी थी, लेकिन यहाँ पर बेटा बेटे को लेके उसको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी। ठीक है। अब सेकेंड पैराग्राफ के बाद थर्ड पैराग्राफ देखो। बट थ्रू 9 years लॉन्ग अकीलस हैड स्टेड सेफ।
क्योंकि उसने उसको छुपा के रखा हुआ था. She had let a brief moment of hope flare up when Achilles withdrew himself from the battle in the 10th year of the war. ठीक है. Some trivial dispute over a mortal girl. अ, इसके बाद आगे जब हम और आते हैं तो ये बोलती है, एक सेकेंड. She left the warm dark sea and told her son what she had always known, that he must choose between a long life and brief renown, or short life cut down by Apollo. His disguise as the adulteress Paris might fool someone. ठीक है. यहाँ पर पहले ये सब डिस्कस नहीं हुआ है जो लास्ट क्लोजिंग में हो रहा है. She wept even though she had known the day was coming. अब देखो यहाँ पर वो उसके जाने से पहले से ही दुखी है. ठीक है. तो यहाँ पर वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, ये वाली भाव बहुत कम है. उसको पहले से पता था कि उसका बेटा चला जाएगा और वो उसको नहीं बचा पाएगी. अ टाइनी वूंड, a single arrow from the toxic arc was all it had taken to kill her beloved son. तो यहाँ पे पूरे डेथ के बारे में वो डिस्कस कर रही है. और इसके बाद she knew that he wished he had made the other choice. One day Odysseus would find him in the underworld and he would ask him what death was like. ठीक. All this filled her with anger and shame. मतलब ये सब सोच के एंगर और शेम उसको आता है, लेकिन वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, ये उतना क्लियर नहीं होता. उसका बेटे का जाना तो तय था, ये उसको पता है. यहाँ पर जिसने मारा वो उसके लिए ज्यादा दुखी होती है. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है. Thetis believed that the fatal arrow that killed her son from was from Apollo. ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस आप देखो. Achilles chose a long life as a peasant rather than a short life as a hero. तो ये इस बारे में तो पैसेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमको पूरे पैसेज से इन्फ्लुएंस ड्रॉ करनी है. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम डी को चूज करते तो बी ऑप्शन भी लगभग डी जैसा है. द अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ हर सन लेफ्ट थीटिस डिसोलेट एंड इनकंसोलेबल. बिल्कुल सही है, वो बहुत दुखी थी और उसको कोई कंसोल नहीं कर सकता, उसने अपने बेटे को खो दिया है. अब यहाँ पर लास्ट जो है, थीटिस फेल्ट एंगर एंड शेम, ये पार्शियली करेक्ट है, क्योंकि आ, ये लास्ट में जब वो सोचती है कि मेरे बेटे को किस प्रकार से मारा गया है, और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, उसने खुद ही चूज किया है अपने फेट को, जो कि बाद में उसको पश्चाताप हुआ भी होगा जाते टाइम. तो यहाँ पर अनेबल टू प्रोटेक्ट हर ओनली सन, ये यहाँ मैच करने की कोशिश की जा रही है. तो बी और सी एक जैसे हैं लगभग, सॉरी बी और डी लगभग एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है, किसने मारा और क्यों मारा उस पर वो बहुत ज्यादा फेथ रख रही है. ठीक है. तो यहाँ पर थीटिस बिलीव दैट द फैटल एरो दैट किल हर सन वाज फ्रॉम अपोलो. पहले मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस को जब आप देखोगे तो यहाँ पे फिर आप बी भी चूज कर सकते हो, क्योंकि पूरे पैसेज में तो वो बता रही है कि वो दुखी है, वो दुखी है, पर वो उसके जन्म से पहले से दुखी है. ठीक है. बहुत सारी चीजें हैं, उसको अपने हस्बैंड के कारण भी बहुत दुख है कि वो मॉर्टल हैं और उसकी शादी उसके साथ हुई. ठीक. तो यहाँ पर सी इन्फ्लुएंस ड्रॉ होता है. तुम्हें क्या लगता है? यस मैम, बिकॉज वो डेथ जो अनएक्सपेक्टेड डेथ, वो डेथ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं थी उसकी, मतलब उसको पहले से पता था. हाँ. और एक चीज और बोलना चाहूंगी. इन एक्चुअल लाइफ अकीलेस हैड चोजन अ शॉर्ट लाइफ एज अ हीरो. ठीक है. वो बिल्कुल जो है वो उसने किया, उसने एज अ हीरो ही जीना चाहा, विच इज वाई ही चोज टू गो टू वॉर. तो यहाँ पर ये जो लॉन्ग लाइफ एज अ पेजेंट, मतलब एक एग्रीकल्चरिस्ट के जैसे, एक फार्मर के जैसे नहीं. ठीक है. एक किसी के अंडर में रहने वाले इंसान के जैसे नहीं, तो यहाँ पे गलत है, तो ये एकदम सही है ही नहीं. ठीक है. और Thetis fears that now in the underworld Achilles wishes he had made the other choice. ये लास्ट पैरा में दिया है. दिस fills her with anger and shame. ठीक है. इसके कारण बस उसको एंगर और शेम है कि उसने ऐसा क्यों किया. और इसीलिए ए और डी जो हैं वो सही नहीं है ना. बी भी क्लियरली रॉन्ग है, क्योंकि इज क्लियरली रॉन्ग एज द डेथ वाजंट अनएक्सपेक्टेड. वहां पर उसकी डेथ एक्सपेक्टेड थी, वो चाह जानती थी कि वो चला जाएगा,
She knew that the prophecy that he would die young and that Achilles would cause him grief. ठीक है, इसलिए C true है. She believed that it was Apollo the disguised as Paris who fired the arrow that killed Achilles. तो उसको उसके कारण भी बहुत ज्यादा उसको एक गुस्सा भी है छुपा हुआ. वो पैसेज को क्लियरली देखें तो समझ में आता है. नेक्स्ट देखते हैं. Okay, which of the following would be closest in meaning to pestilent as used in the passage? Pestilent का क्या मतलब होता है? Pestilent का मतलब होता है deadly. ठीक है. अब closest in meaning पूछ रहा है तो क्या होगा फिर?